जोहार। आज जो है सो हम हैं 8वीं कक्षा में और टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं की तुलना। पिछले टॉपिक का अगला टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक से परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। ये जो क्लास 8वीं के लिए है, झारखंड बोर्ड के ध्यान में रखा गया है और हिंदी मीडियम का वीडियो है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अलग से इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वर्जन में आएगा, तो अभी ध्यान देंगे। हालांकि सीबीएसई बोर्ड वाले छात्र भी समझ सकते हैं, वो टर्म इंग्लिश में भी रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनकी तुलना कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि संख्या रेखा को अगर हम समझते हैं और अगर संख्याओं को संख्या रेखा पर अगर हम रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं, दर्शाना सीख चुके हैं, तो जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी, जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी, संख्याएं ये क्या होती हैं, शून्य से बड़ी हो जाएंगी, दाहिनी ओर उनका स्थान होगा। इसलिए धनात्मक परिमेय संख्याएं सभी शून्य से बड़ी होंगी, इज ग्रेटर देन 0, सभी शून्य से बड़ी होती हैं। दूसरी बात, 0 का पोजीशन सभी ऋणात्मक संख्याओं से दाहिनी ओर है। इसका मतलब कि 0 जो है सो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है, क्योंकि उनका 0 का स्थान दाहिनी ओर होता है। अब यहां से एक कंक्लूजन निकला कि सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं शून्य से बड़ी हैं और शून्य सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी हैं। इसका मतलब है कि सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर आर क्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो पॉजिटिव रेशनल्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर्स और पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर। क्यों, मतलब सिंपली आपको समझना है, रेशनल नंबर पॉजिटिव वे में लेना है। रेशनल नंबर माने सभी, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए। तो 3 कंक्लूजन हमारा निकल गया कि सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं शून्य से बड़ी, 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं और सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। एक लाइन में याद करेंगे, संख्या रेखा पर जिस रेखा का स्थान दाहिनी, संख्या रेखा पर जिस परिमेय संख्या का स्थान दाहिनी ओर होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका पोजीशन बाईं ओर होगा वो संख्या छोटी होगी। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होंगी, माने प्लस 3/5 या 3/5, कुछ भी लिख लें, ये दोनों ही संख्याएं बड़ी हो जाएंगी 0 से। आप देखो 3/5 कहाँ पर आएगा, तो 3/5 अगर 1 है और इसको 1 है, इसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 और ये है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5। तो 3/5 का पोजीशन कहाँ पकड़ा, 0 से दाहिनी ओर है। इसका मतलब कि 3/5 जो है सो शून्य से बड़ी संख्या है। इसका एग्जाम्पल, 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। इसके बारे में देखते हैं कि -2/3 और 0, तो -2/3 कहाँ है, अगर यहाँ पर 1 है, 1,
दो तीन भागों में, तो ये हो गया -1/3 -2/3 और ये 1 है यानी -3/3। -2/3 का पोजीशन यहाँ है जो कि 0 से बाईं ओर है, ठीक है, इसलिए 0 बड़ा होगा और -2/3 जो है सो छोटी होगी, मतलब शून्य सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होगा। अरे सिंपल सा बात है कि ये समझ लो ऐसे कि मेरे पास शून्य है, माने ना हम पर कर्जा है, ना किसी से लेना है, ना किसी को देना है, हम 0 बैलेंस में हैं, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन कर्जा भी नहीं है। लेकिन एक आदमी के पास कुछ ना कुछ कर्जा है, -2/3 पूरी रुपया में नहीं है लेकिन अंश में भी है, लेकिन उसके पास कर्जा है, तो क्या होगा दोस्तों, अमीर कौन है? अमीर जो जिसके पास कोई कर्जा नहीं है, ना किसी को, ना उद्धव को लेना और ना माधव को देना, लेकिन जिसको देना है वो तो गरीब है, क्योंकि उसको टेंशन में रहेगा कि हम पैसा कैसे दें, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है यहाँ पर, जिसके पास पैसा है वो अमीर है, जो 0 बैलेंस में है तो जिसको कर्जा है उससे वो अमीर है, जिसके पास पैसा है वो कर्जा देने वाला से अमीर है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रख ले तो आपको काम आएंगे। और तीसरा है कि सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, जैसे +4/5 और -4/5, तो ऑब्वियसली ये स्पष्ट है कि 4/5 जो है सो दाहिनी ओर आएगा और -4/5 बाईं ओर आएगा, तो 4/5 तो ऐसे ही दाहिनी ओर चला गया। इसका मतलब कि 4/5 जो है सो -4/5 से बड़ा है। इसी को लिख सकते हैं कि -4/5 जो है सो 4/5 से छोटा है। तो ये साइन पर भी ध्यान दें कि ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं, जैसे इसको पढ़ेंगे a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, लेसर देन b, a b से बड़ा है, a b से छोटा है, a b से बड़ा या b के बराबर है, a b से छोटा या b के बराबर है, a b के बराबर है, a b के बराबर नहीं है, a b से बड़ा नहीं है, a b से छोटा नहीं है। तो नहीं है तो क्रॉस लगता है, ये साइन को भी आपको याद रखना है। गणित में गणितीय चिन्हों का बहुत ही महत्व है, ठीक है दोस्तों। ये तो एक आसान सा तथ्य है, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन निगेटिव, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। अगर पूछा जाए आपसे 1/5 और 0 में कौन बड़ा है, 1/5 और 0 में कौन सा बड़ा है, तो निश्चित रूप से 1/5 पॉजिटिव है। -1/5 और 0 में कौन सा बड़ा है, तो निश्चित रूप से 0 बड़ा है, ताकि निगेटिव है। -1/5 और +1/5 में कौन सा बड़ा है, तो निश्चित रूप से 1/5 बड़ा है। तो ये तो आसान है, प्लस और माइनस का जब साइन रहेगा, लेकिन जब साइन नहीं रहेगा तब पूछेगा तो दिक्कत है। जैसे 1/2 और 2/3 में कौन बड़ा है, 1/2 और 2/3 में कौन बड़ा है, तो आप यहाँ पर तो ध्यान देना क्या है यहाँ पर 1/2 और 2/3। सामान्य नियम रूल क्या कहता है, 1 को गुना कर दें पहली को चौथी से और 2 को गुना कर दें 2 से, तो रूल हमारा हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो 1 गुने 3 और फिर करेंगे 2 गुने 2, तो पहला गुणनखंड किए थे, पहला था 1 गुने 3 तो ये हो गया 3 और दूसरा गुणनखंड था 2 गुने 2 यानी 4, तो पहला बड़ा था या दूसरा गुणनखंड, आप देख लो 4 बड़ा है तो दूसरा गुणनखंड बड़ा है, इसका मतलब दूसरी संख्या बड़ी है। इसका मतलब कि 1/2 छोटी है और 2/3 बड़ी है। ये सामान्य फंडा है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक्स क्या है, अब ट्रिक्स से भी बता आंख मन के बोल देना कि 2/3 बड़ी है, 3/4 और 4/5 में कौन बड़ा है, तो
आंख मूंद के बोल देना कि 4/5 बड़ा है। देखना, ध्यान देना, 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? अंतर 1। 4 और 5 का अंतर 1। तो जब अंतर जब समान रहेगा तो वही संख्या बड़ी हो जाएगी जिसकी संख्यात्मक मान अधिक होगा। जैसे 4/5 से बड़ी हो जाएगी 5/6 और 5/6 से बड़ी हो जाएगी 6/7। तो ऐसे ऐसे ये संख्याएं बड़ी हो जाएंगी। 3/4 और 6/7 में कौन बड़ी होगी? तो निश्चित रूप से 6/7 बड़ी जाएगी। काहे कि यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, लेकिन संख्यात्मक मान इसका अधिक है, 6/7 है। तो ये संख्या बड़ी है। अभी ट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, याद रखने के लिए ये आसान तरीका है। प्रश्न है 3/4 और 1/4 में कौन सी संख्या बड़ी है? में कौन सी संख्या बड़ी है? तो ये सवाल दरअसल भिन्न का है। भिन्न में हम लोग पढ़ेंगे, मेरे अगले वीडियो में आप देखना, भिन्न के मिलेंगे आपको ये सारे चीज। लेकिन परिमेय, चूंकि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ भी ये सवाल पूछा जा सकता कि 3/4 और 1/4 में बड़ी कौन है? तो पहला तो मेथड है हमारा कि सिंपली लिख दें 3/4 और 1/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। पहला मल्टीप्लिकेशन है हमारा 3 × 4 बराबर कितना हो गया? 12। दूसरा गुना हो गया 4 × 1 बराबर कितना हो गया? 4। तो आप देखो पहला बड़ा गुना बड़ा है कि दूसरा? पहला बड़ा है। पहला बड़ा है तो इसका मतलब कि 3/4 ये बड़ा है। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, संख्या रेखा पर जब जाएंगे तो मान लो कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, और तो 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो ये हो गया 1/4 2/4 3/4। जाहिर है कि 3/4 का पोजीशन जो है सो इसकी तुलना में दाहिनी ओर है, तो इसका मतलब कि 3/4 बड़ा होगा। एक दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या हो गया दोस्तों? मैं आपको बताता हूं कि यदि थर्ड ट्रिक्स है, याद कर लो, यदि हर समान हो तो जिस संख्या का अंश बड़ा हो वह संख्या बड़ी होगी, वो संख्या बड़ी होगी। लेकिन ध्यान देना, ये सही है धनात्मक परिमेय संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में, न कि ऋणात्मक। ये बात अगर निगेटिव दे दे तो बदल जाएगा हमारा। जैसे इसलिए अभी यहां पर तो 3/4 ऑब्वियसली बड़ी है, काहे कि दोनों का हर समान है, 4 है, तो जिसका अंश बड़ा है 3, इसलिए संख्या बड़ी होगी। लेकिन अगर सवाल को उलट दें कि -3/4 और -1/4 में कौन बड़ा है, तो संख्या रेखा पे दर्शाना, हल करो। एक सवाल को 2-3 तरीके से जस्टिफाई करके देखना चाहिए बच्चों, और आपको 2-3 नियम इसमें आने चाहिए। रटंत विद्या काम नहीं आएगा, कोई ट्रिक्स काम नहीं आता है, आपको बेसिक सीखना है। लेकिन फिर भी मनोरंजन के ख्याल से हम लोग ट्रिक्स बता देते हैं कि देखो आसान है, पर आपको उससे काम तो आएंगे, आपका समाधान भी निकलेगा, लेकिन वो अच्छी तरह से याद हो। यहाँ पर आपको 2-3 जस्टिफाई करना जरूरी होता है। तो पहला तो है कि संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे तो -1/4 और 3/4 का पोजीशन का, अगर 0 यहाँ है, अगर यहाँ 1 है, तो ये हो गया हमारा -1/4 -2/4 -3/4। तो देखो -3/4 का पोजीशन बाईं ओर है, -1/4 का पोजीशन दाहिनी ओर है। इसका मतलब कि -1/4 बड़ी संख्या है, -1/4 बड़ी संख्या है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
यदि आप करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी आप मत करो, आप एक दूसरा तरीका यहाँ अपनाओ, 3/-4। दूसरा तरीका है जैसे -3/4 और -1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो पहला गुणनखंड हमारा हो गया -3 × 4 और ये हो गया -12, और दूसरा गुणनखंड हो गया हमारा 4 × -1, तो बराबर हो गया ये -4। अब बताओ दोस्तों, -4 और -12 में कौन बड़ा है? तो अब बताना, -4 बड़ा है, -12 छोटा है। एक आदमी पर 4 रुपया कर्ज है, ऋण है, एक आदमी पर 12 रुपया ऋण है। अमीर कौन हुआ? निश्चित रूप से 4 रुपया जिस पर कर्जा है। देना नहीं है, देना है, लेना नहीं है। यानी मेरे पास है नहीं पैसा, ठीक है। अगर मेरे पास 4 रुपया होता और एक के पास 12 होता तो अमीर तो 12 वाला होता। लेकिन जब कर्जा देने की बात है तो जिसके पास 12 रुपया का कर्ज है वो गरीब है, जिसके पास 4 रुपया का कर्ज है वो उसकी तुलना में अमीर है। यानी -4 जो है सो बड़ा है, तो इसका मतलब दूसरा गुणनखंड बड़ा है, इसलिए दूसरी संख्या बड़ी हुई। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका था, ठीक। तो आज की कक्षा बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगली कक्षा में इसी टॉपिक में कुछ और एग्जाम्पल के साथ। अब आपके स्कूल भी संभवतः खुलने लगे होंगे और खुल गए होंगे, तो अगर स्कूलों में पढ़ाई हो तो ठीक है, और नहीं हो तो आप मेरे साथ तैयारी करें। आप तमाम झारखंड के बच्चों को मेरा जोहार है। 8वीं की बोर्ड की परीक्षा आपकी आने वाली बहुत अच्छी तरह से जाए। और बच्चे, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। और यदि आप इस मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को पूरा देखें, कॉपी कलम लेकर बैठें और जिस तरह से सवालों को बताया जाता है उस तरह से हल करें। तो ओके चिल्ड्रेन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू।